हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 26 यानी कि 26 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 27 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। तो भारत ने किस कारण सरकार का संघीय प्रारूप चुना था? तो वह जो है तो भाषाई और क्षेत्रीय विविधता यानी कि लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के कारण जो है तो भारत सरकार का जो है तो संघीय प्रारूप चुना था। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 1 में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान जो है तो क्या है? तो देखो भारतीय संविधान जो है तो क्वैसी फेडरल है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अर्ध संघीय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया में बी रेस्ट्रिक्टेड इफ द फ्रीडम इज यूज्ड टू। तो भारत में वाक की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित हो सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता हो लोगों को हिंसा के लिए भड़काने में, यानी कि इंसाइट पीपल टू वायलेंस। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात आई है भारत में वाक की स्वतंत्रता। तो भारत में वाक की स्वतंत्रता का अधिकार यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो देखो आर्टिकल 19 में कुछ 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है, तो उन्हीं एक स्वतंत्रता में से एक है भारत में वाक की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 में जो है तो 6 प्रकार के अधिकार यानी कि राइट्स की बात कही गई है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है अभिव्यक्ति या फिर वाक की स्वतंत्रता, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, तीसरे नंबर पर संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार, चौथे नंबर पर आ जाता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, और पांचवें नंबर पर आ जाता है राज्य क्षेत्र में निवास करने और निर्बाध घूमने व बसने का अधिकार, और छठे नंबर पर आ जाता है व्यापार या फिर कारोबार करने का अधिकार। तो इन्हीं ये जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, इनको जो है तो संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है, यानी कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 को ही जो है तो बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये तो हमने बात की आर्टिकल 19 की। कई बार आपसे आर्टिकल 20 भी पूछा जाता है। तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण की बात करता है, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन की बात करता है। आर्टिकल 21 भी देख लेते हैं, तो यह लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 22 यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट की बात करता है। तो ये कुछ आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, विच बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा। तो कौन सा विधेयक पहले जो है तो राज्यसभा में नहीं लाया जाता? तो मनी बिल जो है तो पहले जो है तो राज्यसभा में नहीं लाया जाता। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है धन विधेयक यानी कि मनी बिल की। तो यहाँ से सबसे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि मनी बिल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 110 में जो है तो मनी बिल की बात कही गई है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, ये कौन डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हमने देखा पूरे के पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि मनी बिल की चर्चा जो है तो आर्टिकल 110 में की गई है। ये तो हमने देखा सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में। कई बार आपसे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है कि राज्य में मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल में बताई गई है। तो राज्यों की अगर बात आएगी तो राज्य में मनी बिल की डेफिनेशन जो है तो आर्टिकल 199 में बताई गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल अ न्यू। तो जब लोकसभा भंग होती है अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है नया अध्यक्ष चुने जाने तक, जब नया सदन बनता है, यानी कि स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लोकसभा की बात आई है तो एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में, और ल से लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पर बात आई थी लोकसभा की, तो लोकसभा के स्पीकर की भी यहाँ पे बात आई है। तो लोकसभा के स्पीकर की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 93 में जो है तो लोकसभा के स्पीकर की चर्चा की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारे करंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो वो हैं ओम बिरला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपको पता होनी चाहिए, तो वह राजस्थान के कोटा की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। According to the Constitution of India, the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceeds। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है तो इससे अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर पहले तो यूनियन टेरिटरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संघीय क्षेत्र यानी कि यूटी की बात कही गई है, तो 20 से अधिक जो है तो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी को जो है तो कितने मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 20 से अधिक जो है तो नहीं कर सकते। अब ये तो हमने देखा यूटी की बात, कई बार आपसे स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, तो स्टेट्स को कितने मेंबर जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो 530 से अधिक नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज तो लोक लेखा समिति है एक, तो लोक लेखा समिति सिलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा की चयन समिति है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना आपसे बहुत बार पूछी जाती है। क्योंकि इसकी स्थापना क्यों पूछी जाती है, क्योंकि देखो यह सबसे पुरानी जो है तो संसदीय समिति है, इसलिए इसकी स्थापना जो है तो बहुत बार आपसे पूछी जाती है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना कब की गई थी, 1921, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें टोटल मेंबर होते हैं 22। अब लोकसभा से यहाँ पर जो है तो 15 होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं, तो वो होते हैं 7, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने होते हैं, तो वो होते हैं 22। अब ये तो हमने देख लिया पब्लिक अकाउंट कमेटी। कई बार आपसे प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी जो है तो कहा जाता है, तो वो भी आपसे पूछा जाता है कि इसकी चर्चा यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 30। और यहाँ पर सिर्फ ये जो 30 मेंबर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से यहाँ पर एक भी मेंबर नहीं होता, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी। अब बात करते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जिसको सार्वजनिक उपक्रम समिति भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, और इसमें टोटल मेंबर होते हैं 22। और वैसे ही होते हैं जैसे 15 जो है तो लोकसभा से लिए जाते हैं, और 7 जो है तो राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में कुछ एक चीज़ें रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। तो संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है, तो वो लगभग हो सकता है 6 महीने का। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है तो लगाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की चर्चा जो है तो आर्टिकल 352, 356 और 360 में की गई है। पर जब भी बात आएगी आर्टिकल 352 की, तो यहाँ पर जो है तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। और जब भी बात आएगी राजकीय आपातकाल, जिसको स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, तो वो बात कही गई है आर्टिकल 356 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 352 ये किसकी बात करता है, तो ये करता है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की यह बात करता है। ऑप्शन बी में है 356, ये मैंने आपको बता दिया कि यह स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो आर्टिकल 352 की अगर बात की जाए तो इसको जो है तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो देखो इसको 6 और 6 महीने करके 6 महीने करके जो है तो अनलिमिटेड तक बढ़ाया जा सकता है, अनलिमिटेड काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी की, तो इसको कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो इसको 6 महीने करके जो है तो लगभग 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हमीरपुर एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन सी में है आर्टिकल 360, तो ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको आर्टिकल पता चल गया कि इमरजेंसी की चर्चा किन किन आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। बट कई बार आपसे पूछा जाता है कि इमरजेंसी की चर्चा किस पार्ट में की गई है, यानी कि किस भाग में की गई है, तो किस भाग में की गई है, भाग 18 में जो तो इमरजेंसी की चर्चा की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है।
विच हाई कोर्ट कवर्स मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्र को कवर करता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो कि एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्र को कवर करता है, तो वह है गुवाहाटी हाईकोर्ट। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो यह है असम स्टेट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और गुवाहाटी हाईकोर्ट किस किस स्टेट को जो है तो कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को जो है तो कवर करता है, यानी कि टोटल 4 स्टेट्स को यह कवर करता है। अब कुछ और भी ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि केरला हाई कोर्ट हो गया। तो केरला हाई कोर्ट जो है तो केरल और लक्षद्वीप को जो है तो कवर करता है। मद्रास हाई कोर्ट, अब मद्रास हाई कोर्ट जो है तो आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा गया था। थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट जो है तो एक तो तमिलनाडु और एक पुदुचेरी, इन दोनों को जो है तो कवर करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। फिर बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को जो है तो कवर करता है। फिर आपसे पूछा जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट किस किस को कवर करता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादर नागर हवेली हो गया और दमन दीव हो गया, इन सभी को जो है तो यह कवर करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट, आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट एक तो चंडीगढ़ को कवर करता है और एक पंजाब और हरियाणा को कवर करता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जब भी हाई कोर्ट की बात आती है तो मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत बार करवाता हूँ। एक बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया और मद्रास हाई कोर्ट हो गया। इन तीनों की स्थापना जो है तो कब की गई थी, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बनता है। तो इन तीनों की ही स्थापना जो है तो 1862 में की गई थी। अच्छा, किस एक्ट के तहत की गई थी, तो इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, 1861 के एक्ट के तहत की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस इज द सेम एज दैट ऑफ। तो चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है किसके बराबर, तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है तो पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार जो है तो चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर बात की गई है इलेक्शन की। तो इलेक्शन से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इलेक्शन यानी कि निर्वाचन है। तो इलेक्शन यानी कि निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है तो इलेक्शन यानी कि निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने देखा आर्टिकल। कई बार आपसे भाग भी पूछा जाता है, तो भाग 15 में जो है तो इलेक्शन की बात कही गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना, कमीशन की स्थापना जो तो कब की गई थी, यानी कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो पूरी की पूरी डेट आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। 25 जनवरी 1950 को जो है तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वह है राजीव कुमार। कितने नंबर के हैं, तो वह हैं 25वें नंबर के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स फॉर फंड्स मेनली ऑन। तो पंचायती राज संस्था निधि के लिए प्रमुखतः निर्भर रहते हैं, तो वह गवर्नमेंट फाइनेंस यानी कि सरकारी वित्त पर जो है तो निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है पंचायत की। तो पंचायत की जब भी बात आती है तो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि पंचायत के बारे में जो है तो किस पंचायत की जो डेफिनेशन है, तो पंचायत की डेफिनेशन किस आर्टिकल में बताई गई है, तो आर्टिकल 243 में जो है तो पंचायत की डेफिनेशन बताई गई है। अब जब भी पंचायत की बात आती है तो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को, और वहाँ पर जो है तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची के जोड़कर जो है तो पंचायत का निर्माण किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और पंचायत में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल विषय हैं 29। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट्स ऑफ। तो भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी आत्मा पर आधारित है, तो वह प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना की आत्मा पर निर्धारित है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना की बात आई है तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि प्रस्तावना में देखो सिर्फ एक ही बार जो है तो संशोधन हुआ है, तो वह कब हुआ है, तो वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब प्रस्तावना का जो है तो यहाँ पर संशोधन हुआ था, तो यहाँ पर जो है तो 3 वर्ड यहाँ पर जोड़े गए थे। तो वो 3 शब्द कौन कौन से थे, तो उनमें एक तो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। प्रस्तावना का सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय यह हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे संक्षिप्त संविधान है, यानी कि सबसे शॉर्ट में है, तो वो है यूएसए का। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो था शॉर्ट में। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो हमारे इंडिया का है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज।
तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो वो है राज्यसभा। जो अपर हाउस है उसका नाम है राज्यसभा और जो लोअर हाउस है उसका नाम क्या है? तो वो है लोकसभा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है तो किसके द्वारा की जाती है? तो स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन की जब भी बात आती है तो उसकी नियुक्ति जो है तो गवर्नर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 153 में जो है तो गवर्नर की चर्चा की गई है। अच्छा, गवर्नर से एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बन रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नर की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन जो है तो आर्टिकल 161 में किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी अगर हम बात करें, कुछ और भी आर्टिकल्स की अगर बात करें जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि एजी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और एक आपसे पूछा जाता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो जब भी बात आएगी एजी यानी कि अटॉर्नी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की, तो उसकी बात कही गई है आर्टिकल 165 में। और जब भी बात आएगी अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की, तो उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 76 में। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ये दोनों जो है तो बहुत बार एग्जाम में बन रहे हैं, तो ये आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। हाई कोर्ट की जब भी बात आती है तो हाई कोर्ट की चर्चा की गई है आर्टिकल 214 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 124 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में जो है तो फिलहाल बन रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC और ST के लिए जो है तो कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं? तो जब भी बात आएगी कि लोकसभा में SC और ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं, तो वो रखी गई हैं 131 यानी कि 131 है। अब ये तो हमने देखा इन दोनों का मिक्स है। कई बार आपसे अलग अलग पूछा जाता है कि लोकसभा में जो है तो शेड्यूल कास्ट की कितनी रखी गई हैं और शेड्यूल ट्राइब की कितनी रखी गई हैं। तो जब भी आपसे अलग अलग पूछा जाएगा तो लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो है तो 84 सीटें रखी गई हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 47 सीटें रखी गई हैं। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वो हो जाएगा 131। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताओ। एक तो फाइनेंस कमीशन और एक आप बताओ मनी बिल। तो फाइनेंस कमीशन और मनी बिल की चर्चा किस किस आर्टिकल में की गई है वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।